सैयद अली गिलानी साहब, उनकी जो ग्रां कदर खिदमात हैं, उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी इस जहाद हुर्रियत या कश्मीर की आज़ादी के लिए लगाई है। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 28 साल उन्होंने जेलों में गुजारे हैं। फिर कमिटमेंट उसी वक्त पता लगती है ना कि आप उस मिशन के साथ आप कितने कमिटेड हैं। तो उन्होंने कोई परवाह नहीं की है। IMF से हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, पैकेज मिल गया, ईदी हासिल हो गई है। तो उनकी पहली स्टेटमेंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें IMF से जो है वो लोन ट्रांच मिल गई। एक ज़माने में ये बात ओरिया मकबूल जान साहब ने कही थी कि जब खान साहब ने डील की थी IMF से, पैकेज दिया था। मिलिट्री डिक्टेटर वो दुनिया के किसी भी खित्ते में होगा, उसे इकोनॉमिक्स की जो अलिफ बे है उसका भी पता नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब आज हम तज़किरा और तबसरा की इब्तिदा करते हैं कश्मीर और ख़ास तौर पे कश्मीर की वो अजीम शख्सियत सैयद अली गिलानी साहब, और उनकी जो ग्रां कदर खिदमात हैं, उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी इस जहाद हुर्रियत या कश्मीर की आज़ादी के लिए लगाई है। और इस मौके पे जब अब कश्मीर की बज़ाहिर किस्मत का फ़ैसला करीब नज़र आता है तो उनकी ज़िंदगी में हमारे लिए बड़े असबाक हैं। आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में यानी जो उनका एक सहारा था कि पाकिस्तान से कोई अखलाकी जो हमायत हमें मिल रही है वो भी मिलना न सिर्फ बंद हो गई बल्कि ये कि उन्हें शदीद बुढ़ा सठिया गया तक की बात पहुंच गई। तो खैर उस पर तो ये भी याद आ रहा था कि कुछ औलादें ऐसी होती हैं कि वालिदैन के बारे में जिनके ख्यालात ऐसे होते हैं, और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है कि जहाँ वो औलाद होती है कि जो 40 साल की उम्र को पहुँच के तो अल्लाह से दुआ करती है कि ओज़ेनी नशकुर नेमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया, और वहीं पे वो औलाद भी है। सूरह अहकाफ में ही दोनों का जिक्र है कि जो समझते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, हम ज़्यादा सियाने हो गए हैं, और वो माँ बाप को दकियानूस और दकियानूसी ख्यालात का अमल समझने लगते हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी करैक्टर सैयद अली गिलानी साहब के हवाले से यही था। ख़ास तौर पे जब आगरा में वो गए थे जी, तो उसके बाद पाकिस्तान ने उनसे मुंह मोड़े रखा, लेकिन वो बंदा तने तना भी अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे, और न सिर्फ डटे रहे बल्कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो उस पर कायम दायम रहे। तो इस हवाले से यानी आप जो उनकी शख्सियत के बारे में जानते हैं, उनकी जो खिदमात हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, और अब जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं तो उनका जो मिशन है उसको आगे लेके चलने वाली कोई लोग, कोई तहरीक, कोई उनके जमात के जो पीछे रह जाने वाले हैं उनके अंदर कुछ आप देख रहे हैं, कुछ उम्मीद की कोई किरण है पीछे? खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपने जहाँ किया सैयद अली गिलानी साहब का। असल में जब भी ज़िक्र आता है तो यूँ लगता है कि अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे। उनकी माशाल्लाह 90 साल से ज़्यादा उम्र रही है इस दुनिया में, और जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी उसके इतने पहलू हैं कि अगर किसी एक पहलू को भी लिया जाए तो शायद घंटों उस पर बात की जा सकती है, या उस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 28 साल उन्होंने जेलों में गुजारे हैं। ज़िंदगी के आखिरी 15 साल वो नज़रबंदी में रहे हैं वहाँ पे, और इसके बाद जो उनकी सियासी ज़िंदगी है उसको अगर देखा जाए तो वो अपने पीक के ऊपर रहे एक तवील अरसे से, मतलब पिछले अगर 1990 से देखें तो 2020 तक का जो इरा है, कम से कम 30 साल वो हैं कि पूरी कश्मीर की जो सियासत, उसकी माशरत, उसके मामलात ज़िंदगी वो सैयद अली गिलानी की ज़ात के गिर्द घूमते थे। जब उनकी तरफ से एक हड़ताल की कॉल आ जाती थी तो उसके बाद कश्मीर में ना कोई पहिया चलता था, ना कोई दुकान खुलती थी, और यहाँ तक भी था कि जो अमूमन होता ही है कि बड़े बाज़ार बंद होते हैं। हड़तालें जब भी हमने देखी हैं पाकिस्तान में भी, दुनिया भर के अंदर बड़े बाज़ार बंद होते हैं कोई, लेकिन कहते हैं कि मतलब वहाँ पे चूँकि ज़ाहिर है कोई मतलब जो फोर्स थी उसके लिए वो कोई ना तो रियासती ताकत थी, ना कोई सियासी ताकत थी, ना कुछ था, एक जज्बा था, और उस जज्बे के तहत ये होता था कि जो बिल्कुल घर के अंदर लोगों ने दुकानें बनाई होती थी ना, उन्हें भी बंद कर दिया जाता था, वहाँ पर वो भी मौजूद नहीं होती थी। तो ये सैयद अली गिलानी साहब की एक वो असम्बली में भी आए और उन्होंने महाज़ रायशुमारी के अंदर किरदार अदा किया,
और फिर सैयद अली गिलानी साहब भी वो थे जिन्होंने ये ऐलान किया था कि जो है भारत के साथ जमहूरी रास्ता, इसके ऊपर जिद्दोजहद मुमकिन नहीं है, भारत के जो हथकंडे हैं। और उसी के बाद हमने देखा कि फिर पूरे कश्मीर से जो तहरीक उठी, जो आज भी जारी है, उसके अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे वक्त के साथ साथ, लेकिन वो तहरीक आज भी ख़त्म नहीं हुई। मुसल्ला शायद तहरीक जो है वो उस शिद्दत के साथ जारी नहीं है, अगरचे कि उसके भी शवाहिद हमें वक्तन फ़वक्तन मिलते रहते हैं आज के दौर में भी। बल्कि कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे बाद में ये हो गया था कि हम जमहूरी अमल से मुराद अगर इलेक्शन वाली बात में जाएं तो उसमें तो वही बात होगी कि वो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये कि जो एक तजर्बा किया गया बंदूक का और जो एक फाइटिंग वाला, उसके मुकाबले में अगर एक पब्लिक एजिटेशन का और सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक को अगर चलाया जाए तो वो ज़्यादा मुफीद हो सकती है। आखिरी तकरीबन वो इस जगह तक पहुँचे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि सन 2000 के बाद जब ये कुछ बैरूनी फैक्टर्स भी थे जिनकी वजह से वो तहरीक के अंदर ज़ौफ़ आना शुरू हुआ, तो फिर सैयद अली गिलानी साहब ने भी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक नया जो किरदार सामने लेके आए, उन्होंने इसे सियासी जिद्दोजहद बनाया, ख़ुद एक जमात बनाई। वो जमात अगरचे कि वो जमात इस्लामी से वाबस्ता रहे, उनकी सारी ज़िंदगी उसके ऊपर, उसके इश्क में वो कहते हैं कि मुब्तला थे। उनका एक बड़ा मशहूर कौल है कि अगर जो है वो जमात इस्लामी, मुझे किसी ने कहा कि आपके ऊपर जो है वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात हैं तो आपको निकाला जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे दरवाजे से बाहर निकालेंगे तो मैं खिड़की से कूद के आ जाऊँगा, मुझे आप बाहर नहीं निकाल सकते। फिर मैं जो है ना दरवाजे पे बैठ जाऊँगा, यहाँ से नहीं हो सकता, मैं उठ के कहीं जाने का जो है ना मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर उस कमिटमेंट जो उनकी तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ थी, उसमें एक ऐसा मकाम भी आया कि उन्हें जमात इस्लामी से अलग होके एक नई जमात की बुनियाद रखनी पड़ी। जमात के साथ उनका उसके बावजूद भी ताल्लुक़ रहा, लेकिन जमात की कुछ और भी मजबूरियां थी, वहाँ पे उनके बहुत सारे इदारे थे और उसके ऊपर जो प्रेशर था उसको लग रहा था कि शायद दूसरा जमात के नज़्म के अंदर इतनी गुंजाइश भी है कि वो ये कर सकते थे, कर सकते उससे निकल के। तो उन्होंने फिर वहाँ पे एक जिद्दोजहद शुरू की और फिर उस जिद्दोजहद को इस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया कि उसके बाद फिर सैयद अली गिलानी ही कश्मीर का एक दूसरा चेहरा थे। और फिर मुतज़ाद ख़यालात जो लोग थे उनको आप देखेंगे, यासीन मलिक साहब जो है वो ट्राइका जो थी उसके अंदर, जिसमें मीरवाइज़ उमर फ़ारूक थे, सैयद अली गिलानी और यासीन मलिक, अगर तीनों को नज़रियाती एतबार से देखें तो तीनों बहुत मुख्तलिफ नज़रिया रखने वाले थे। खुसूसन यासीन मलिक साहब ख़ुद मुख्तार कश्मीर के हामी थे, लेकिन वो पहलू चलते रहे और उन्होंने, असल में उनकी अज़मत थी ना, यानी जो गिलानी साहब का अपना कद इतना बड़ा था कि इन सब लोगों को अपने साए के साथ लेके चल सकते, साए के साथ लेके चलते रहे वो उसमें। तो फिर अच्छा एक चीज़ और, मतलब चूँकि वो जैसे पहले कहा है कि उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू आते हैं, कि हमारे यहाँ अमूमन एक बात कही जाती है कि वसाइल का रोना जो है वो रोया जाता है, और सैयद अली गिलानी साहब ने शायद इस बात को साबित कर दिया है कि वसाइल के बगैर भी जिद्दोजहद हो सकती है, और उन्होंने मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। मतलब ऐसे हालात भी हैं कि एक उनके करीबी रिश्तेदार थे, तो सऊदीया में एक दफ़ा उन्होंने बताया कि गिलानी साहब जो है आए कहीं उससे सफ़र करके, तो वापस आके तो गर्मियों के दिन थे तो वो नहीं उतार रहे थे, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहनी हुई थी वो नहीं उतार रहे थे, तो इसी तरह बैठे। तो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप उतार लें ना इसे, तो उन्होंने कहा नहीं खैर है इसे। मैंने कहा नहीं गर्मी है, यहाँ बैठे हुए हैं तो आप उतार के बैठे हैं, आराम से सुकून से बैठें। कहता मेरे इसरार के ऊपर जब उन्होंने उतारी तो मैंने देखा कि उनकी कमीज़ जो है पीछे से पूरी जो है वो जिसे कहते हैं खस्ता हो के वो उतर गई है, जैसे टेक लगा के बैठते हैं जिस जगह पे, तो वो कंधों के नीचे से पूरी कमीज़ जो है ना इतनी खस्ता हो चुकी थी कि उससे, तो उसको वो छुपाने के लिए उन्होंने वेस्ट कोट इस हालात में भी उन्होंने किया। और फिर जब ज़िंदगी का वो ये कि 30 साल के करीब आपने 3 अशरे अगर आप जेलों में रहे हों तो आपका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं होता, और घर जो है बहुत तंगी तुर्शी में आपके बच्चे, आपके अहल खाना उसका शिकार रहे, लेकिन उनकी कमिटमेंट जो है ना 2002 के बाद ना जब पाकिस्तान ने दस्तकश हो गया उनसे, बिल्कुल उन्हें धूप में खड़ा छोड़ दिया, तो ये तो फिर कमिटमेंट उसी वक्त पता लगती है ना कि आप उस मिशन के साथ आप कितने कमिटेड हैं जी। और तो उन्होंने कोई परवाह नहीं की है, अपने अकेले, अब तो अकेले चलने वाली बात थी ना, तने तना चलने वाली बात थी गोया, या अपने बल पे चलने वाली बात थी, तो पूरी खंदा पेशानी से चलें, बगैर किसी गिले शिकवे के चलें।
अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि किसी रिएक्शन का शिकार नहीं हुए कि भाई कोई नाराज़ हो जाएं, कोई वो कहें कि जी हम तो अब उस अपने इलाके पाकिस्तान वाले मौक़िफ़ ही से दस्तबरदार हो जाते हैं। यानी उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान की कौम को एक अलग हैसियत दे के देखा है, और जो हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरियाँ कह लीजिए या रवैये कह लीजिए उनको अलहदा देखा है। बिल्कुल ये बहुत एक जिसे कहते हैं ना मैच्योर, दूरबीन शख्सियत जो दूर तक देखने वाली हो, ये उसकी भी अलामत है कि वो चंद लोगों की आकबत ना अंदेशाना पॉलिसियों से उन्होंने अपने मौक़िफ़ के अंदर कोई यानी रद्द अमल की कोई बनक नहीं, कैफियत नहीं पैदा होने दी। और तो ये तो इस एतबार से सिर्फ कश्मीरी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा नुकसान है। एक पाकिस्तान का बेइखा, पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाला, नज़रिए पाकिस्तान को अपने यानी इश्क बनाने वाला, वो अब दुनिया में हमारे दरमियान नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि अब उनके जो पीछे रह गए हैं, जो लोग अब तहरीक को लेके चल रहे हैं, तो उनमें से भी किसी के अंदर आप इस तरह का जज्बा यानी हमें नज़र आता है, इस तरह की वो टीम भी छोड़ के गए हैं, या ये कि अब सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है? खालिद साहब, जो सूरत हाल इस वक्त है वो खासी मायूस कौन है इस हवाले से। सैयद अली गिलानी साहब के बाद पाकिस्तान से भी और कुछ और जो ताकतें हैं उन्होंने बड़ी कोशिश ये की कि ये प्रूफ किया जाए कि सैयद अली गिलानी के अगर कोई जानशीन हो सकते हैं तो मुसर्रत आलम साहब हो सकते हैं, और उनकी को प्रोजेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इससे पहले भी की गई। अब मुसर्रत आलम साहब का मसला ये है कि वो जेल के अंदर हैं, भारतीय जेल में, और उनकी रिहाई की फ़िलहाल दूर तक कोई इम्कानात भी नज़र नहीं आ रहे। और सैयद अली गिलानी की जो लेगेसी थी कश्मीर के अंदर, कश्मीरी सियासत के अंदर, उसको एक तरीके से उनकी वफ़ात के बाद डंप कर दिया गया है। वो जो सैयद अली गिलानी की आवाज़ थी, जिसके ऊपर कश्मीर खुलता था, जिसके ऊपर कश्मीर बंद होता था, जिसके ऊपर लोग कान लगाए बैठे होते थे कि जो आवाज़ वहाँ से आएगी उसके ऊपर मिनोअन अमल करना है, उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। एक लीडर जो लोगों के दिलों में लीडर उसके, तो वो चीज़ें सैयद अली गिलानी साहब के बाद भी कंटिन्यू हो सकती थी, लेकिन ये जो उनकी जानशीनी वाला जो इशू बनाया गया है उसके बाद से वो एक तरीके से डंप हो गई है। अब वहाँ से कोई नहीं आ रहा, चूँकि मुसर्रत आलम साहब जेल में हैं और वही जानशीन है, वही करेंगे, तो वो नहीं है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश की जा रही है कि आहिस्ता 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 लोग सैयद अली गिलानी को भूल जाएं या उस लेगेसी को फरामोश कर दें। यानी कायदे आज़म के बाद वाले पाकिस्तान की सूरत हाल है। मतलब दोनों तरीके से। एक तो देखिए कि आज तक एक तो जबरी तदफीन उनकी की गई थी, सैयद अली गिलानी साहब की वसीयत थी कि उन्हें मज़ार शुहदा में दफन किया जाए, लेकिन वहाँ उनकी तदफीन नहीं होने दी गई, उन्हें उनके घर के करीब जबरी तदफीन कर दी गई, और आज भी उनकी कब्र पे पहरा है। वहाँ पे आम लोगों को जाने की इजाज़त आज भी नहीं है कि जिस तरीके से वो है कि उन्हें ना जो है ना एक सेलिब्रिटी की हैसियत से फरामोश कर दें आगे, तो उसे चलते हैं एक साल उनके दिमागों से निकल जाए। और फिर दूसरी तरफ ये हुआ कि उनकी वही जो पॉलिटिकल लेगेसी थी, उनकी जानशीनी के उस चक्कर में उसको भी डंप कर दिया गया है। तो ऐसे लग रहा है कि अगर ये 1 साल गुजरा है, मज़ीद 4-5 साल गुजरने के बाद लोग भूल चुके होंगे कि सैयद अली गिलानी बहैसियत शख्सियत तो वो ज़िंदा रहेंगे, लेकिन उनकी जो कंटिन्यूटी है उसकी कोई सूरत बज़ाहिर वो शायद ख्यालात, वो नज़रियात, वो चीज़ें शायद पस मंज़र में चले, जैसे कि आम तौर पे होता है। जी बिल्कुल, शख्सियात रह जाती हैं, तालीमात जो है वो पस मंज़र में चली जाती हैं। जी, तो केवान भाई, हमने बहुत बड़ा मार्का सर किया है। IMF से हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह, पैकेज मिल गया सर। जी बिल्कुल, ईदी हासिल हो गई है। बिल्कुल। तो हमने तो ये समझा था कि भाई IMF के पास जाना मौत है। यानी हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि अगर हम आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं तो बहरहाल IMF से जान छुड़ानी पड़ेगी। इत्तेहादी हुकूमत से हमें उम्मीद तो ये थी कि ये IMF की तरफ नहीं जाएंगे। शुरू में कुछ ऐसे जेस्चर्स भी नज़र आए थे, ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब तो बहुत वाज़ेह थे इस मामले में, लेकिन ये है कि बहरहाल चलें, इत्तेहादी हुकूमतों में कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। जो हवा का रुख होता है, जो लोग उस तरफ चल पड़ते हैं तो फिर उनके पीछे ही जाना पड़ता है। तो बिलाखिर यानी ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ था, और जो भी इस वक्त हमारे सोचने समझने वाले लोग हैं उनके लिए ये वाकई ज़िंदगी मौत का मसला था।
यानी यूँ लगता था कि IMF के साथ अगर डील हो जाएगी तो मईशत खड़ी हो पाएगी, और अगर IMF के साथ डील नहीं हुई तो हमारी मईशत का पट्टा बैठ जाएगा। हो गई तो कामयाबी के शादियाने बच गए। तो कैसे, अच्छा ये भी बात चली है कि जी एक ज़माने में ये बात ओरिया मकबूल जान साहब ने कही थी कि जब खान साहब ने डील की थी IMF से, पैकेज दिया था, तो किसी ने कहा ये सूदी है मामला, तो उन्होंने कहा नहीं IMF और वर्ल्ड बैंक सूद नहीं लेते, बल्कि वो जो है ना वो करते हैं सर्विस चार्जेस लेते हैं। तो अब जो कुछ और लोग भी ऐसी बात करने लगे हैं कि जी ये सूद तो होता नहीं, ये सर्विस चार्जेस होते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये सूद होता है या सर्विस चार्जेस होते हैं? जी सर, असल में IMF एक मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, और ज़ाहिर है वेस्ट और कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर पैसे की एक कदर है, तो कोई भी नथिंग इज़ फ्री, तो वो कहते हैं नो फ्री मील। तो इसी तरह मतलब ज़रिया पैदावार है, एक ज़रिए पैदावार है, और ज़ाहिर है उसकी एक कॉस्ट है, और ये भी एक मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ज़ाहिर है जो ये पैसा देते हैं उसके पीछे बिल्कुल सूद का कंपोनेंट है, और ये चीज़ कहना कि IMF के पैसे सूद के बगैर होते हैं, ये बात ठीक नहीं है। हाँ, सूद जो है वो उसकी शरह कम हो सकती है, प्रेफर्ड हो सकती है, ये एक चीज़ है। लेकिन वैसे भी इस वक्त अगर आप देखें कि जो फेडरल रिज़र्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जो कि डॉलर का मेनली बेंचमार्क या सतह सेट करता है, तो वहाँ पे सूद की शरह वैसे भी बहुत कम है। तो अगर 1% या 1% के आसपास सूद की शरह हो, तो अगर IMF 1.5% पे दे दे या 2% पे दे दे तो हमें तो लगेगा कम है, क्योंकि हम तो इस वक्त 15% पे हैं सेंट्रल बैंक की पोजीशन पे, और हमारे कमर्शियल बैंक तो 17, 18, 20% इस तरह। ये तो खालिस माशी नुक्ता नज़र है ना सर। हाँ जी, दीनी एतबार से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कम है या ज़्यादा सर, थोड़ा या ज़्यादा है। असल में सर मैंने जब आपने बात की ना, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो वो थोड़ा सा उसमें तंज का एलिमेंट ये था कि मतलब मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी सी मजाकन थी कि जिस वक्त की खबर ब्रेकिंग न्यूज़ पे आई है, तो मुफ्ती इस्माइल साहब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनकी पहली स्टेटमेंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें IMF से जो है वो लोन ट्रांच मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अल्लाह से जंग जारी है, अल्लाह से जंग जारी, रसूल से जंग जारी है। इस पे ओरिया मकबूल जान साहब ने फ़ौरन रिएक्ट किया था और उनको रीट्वीट किया था उन्होंने कि अल्हम्दुलिल्लाह शर्म आनी चाहिए इसके ऊपर जो है ना सूदी उसमें। लेकिन उस पे फिर कुछ लोगों ने उनकी पुरानी वो प्रोग्राम का क्लिप लगाया, वहाँ से आया। हाँ, वो वहाँ से वो फिर वो आया था कि जब वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे कि नहीं ये तो सूद होता ही नहीं है, ये सर्विस चार्जेस होते हैं। एक तो सर ये देखिए मिसकंसेप्शंस तो लोगों में क्रिएट की जाती हैं, क्यों की जाती हैं, इसके पीछे क्या एजेंडा है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, सूद तो ये है जो आपका सर सवाल था। दूसरा सर आप ये देखें ना कि कितनी ज़्यादा हमारी मिस्टेकन कहते हैं ना कि आइडेंटिटी है, कि एक तरफ तो हम उस निज़ाम की बात करते हैं कि इस्लामी निज़ाम आए और शरीयत और ये सारी चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह भी करते हैं, और इसमें सूद का बिल्कुल एलिमेंट है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये जो इदारे हैं ये बनाए किसने हैं? ये तो प्योर कैपिटलिस्ट सिस्टम के आप कह लें कि आइकन्स हैं। IMF का बनना और UN के नीचे बनना सिर्फ इतनी सी बात ही नहीं है, बल्कि ये जो अमेरिकी एजेंडा है दुनिया के लिए, उस एजेंडे की तनफीज़ के मुआविन यानी ये टूल्स हैं। सर इनके जो अमेरिकी मिलिट्री के जो डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई होते हैं, उसमें अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हुआ था। 5वीं पुश्त की ये दूरी इब्लागी जंग तो हम लड़ते रहे हैं, ये पता नहीं 6ठी पुश्त की होगी, दोगली इब्लागी जंग जिसका अभी हमें नहीं पता चला। तो सर बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक हमारी अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के टूल्स हैं, और हम इनको डिप्लॉय करते हैं जहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं डिप्लॉय हो सकती, तो वहाँ पे इन टूल्स कुछ अहदाफ होते हैं जिनको हम हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल अहदाफ होते हैं, और वो तो इनकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या अहदाफ हो सकते हैं कि भाई वो KPK गवर्नमेंट के ख़त के बावजूद उन्होंने जनाब बड़ी वो करम नवाजी फरमाई कि उन्होंने हमारी झोली में चंद टके डाल दिए, तो क्या अहदाफ हो सकते हैं? देखिए सर, ये तो अल्लाह का प्लान, देखें कैसे लोगों को एक्सपोज करता है। शौकत तरीन साहब को अल्लाह ताला ने कैसे एक्सपोज किया जब वो उनकी ऑडियो रिलीज़ हुई। अब देखें कि यही वो पूरी लॉट है। तो ये तो एक पहलू है ना कि मतलब यानी ये तो हम उस पर आएंगे ना जब कि चलें ये ज़िंदगी मौत का मसला था जिनके लिए, उसमें इन लोगों का रोल क्या था, शौकत तरीन का रोल क्या था, और वो झगड़ा साहब का रोल क्या था, वो तो एक अलग इशू बन गया।
असल में तो बात ये है, हमने ये देखना है कि भाई IMF अगर हमारे साथ, यानी एक तो हमारे लिए ज़िंदगी बहुत हमने समझ लिया ना कि IMF से डील होगी तो होगी, लेकिन IMF जो एक अमेरिकी स्ट्रेटजी का वो डिप्लॉयमेंट का एक टूल है, तो उसका हदफ क्या हो सकता है हमारे हवाले से, यानी हमारे मुल्क के हवाले से, हमारी मईशत को एक ख़ास जगह पे पहुंचा के आखिर वो क्या अचीव करना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इसमें आयरनी देखें। यही जो गवर्नमेंट थी शुरू में क्लेम करती थी कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। अभी मैं PDM की बात नहीं कर रहा, मैं अब 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैंडेट PTI ये लेके आई थी कि हम कशकोल तोड़ेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। येट जिस वक्त ये जा रहे थे उस वक्त भी ये बात सामने आई, हमने तो भरपूर तरीके से रखी कि ये जहर कातिल है, ना आपको ज़रूरत है IMF के पास जाने की, ना जाना चाहिए। अब सर अब ये देखें कि IMF के पास जब गए हैं तो आज 4 साल के बाद आपकी मईशत कहाँ खड़ी हुई है? नीचे ही गई है, ऊपर तो नहीं है सर। तबाही के दहाने पे है। 1 महीने की आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थी उसमें आपके अखराजात बाकी थे, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा आपका मुल्क चल ही नहीं सकता था ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपोर्ट कवर जिसको हम कहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने कहा कि अब जब हमारी एक नई हुकूमत आई है और मईशत की जान हुलकूम में आ गई थी, बिल्कुल बलागातिल हुलकूम, बिल्कुल, और यही हम प्रेडिक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि जो जिस तरीके से जिन अफराद को इन्होंने बीच में रखा स्टेट बैंक के, फाइनेंस मिनिस्टर के, वो सारे मशकूक थे, और जो प्रोग्राम लिया, जिन शराइत भी लिया, वो शराइत अंडरस्टूड थी उस वक्त भी कि वो हमें यहाँ तक पहुँचाएंगी इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और एक सेटअप चेंज हो गया है, तो नए सेटअप में भी आप ये कहीं से तासुर नहीं देखते कि इसको एक जहर कातिल की तरह आप आइडेंटिफाई करें। अब आपने ये बयानिया बनाया कि इसके बगैर हमारी मौत है। अच्छा, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में डाला था वो टेबल की दूसरी तरफ जाके बैठ गए। अब वो ख़त लिख रहे हैं कि जी ये प्रोग्राम ना दें क्योंकि पाकिस्तान वापस नहीं कर सकेगा और बड़े बुरे हालात हैं। तो बात ये है कि देखिए, सिंसियर तो ज़ाहिर इनमें से कोई नहीं है, ना ये ना वो, ना ये ना वो, लेकिन द फैक्ट रिमेंस कि अल्लाह की जंग तो ये है, आप जब तक इस प्रोग्राम में रहेंगे या जब तक आप खुददारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान जंग है आपका, और आप कम से कम आज़ाद नहीं हो सकते। ये जो हम अल्हम्दुलिल्लाह कह के ये जो सारे ढोल बजा रहे हैं, या जो पहले पिछली हुकूमत वाले कर्ज़ा लेने के बाद ढोल बजा रहे थे, दोनों केसेस में ये नहीं भूलना चाहिए कि आप मकरूज़ हैं, आप पहले से ज़्यादा कर्ज़े के नीचे दबे जा रहे हैं और ग़ुलामी की तौक और ज़्यादा अपने ऊपर डाल रहे हैं। यानी चौधरी का मुंशी जो आपको कुछ टके दे रहा है, उसकी नज़र जो आपके घर में जो जर्मनी की 12 बोर की बंदूक है उसके ऊपर है, बिल्कुल, कि वो आपको कर्ज़ों में जकड़ के आखिर में कहेगा कि जनाब ये बंदूक चौधरी साहब के हवाले कर दें तो हम आपके कर्ज़े राइट ऑफ कर देते हैं, नहीं तो आप दिवालिया होने के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। यानी पाकिस्तान के हवाले से बात कहाँ तक पहुँचेगी जी? वो राइफल कौन सी है कि जिस पर IMF की या अमेरिका की नज़र होगी? जी बिल्कुल जी, वो हमारा एटमी असास है। बिल्कुल। तो हदफ तो फिर वो हुआ ना। अच्छा, फिर ये कि अगर कश्मीर के हवाले से, अभी चूंकि हमने कश्मीर की बात की, ऊपर से हम IMF पे आ गए, तो इनको जोड़ भी तो है ना थोड़ा सा, कि भाई अगर कल कश्मीर के हवाले से कोई अमेरिका का सर्टेन एजेंडा है तो वो उसे अगर यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता है तो हमें वो कैसे काबू करेगा? वो कौन सी शारक, यानी कश्मीर भी शारक है तो मईशत भी शारक है, तो अगर हमारी मईशत की शारक दबी हुई होगी तो ये शारक फिर हमें मतलब अमेरिकी बात माननी पड़ेगी। सर ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग टूल है ना, क्योंकि ये तो वो है कि जब पेट में भूख होती है तो आवाम भी खड़ी हो जाएगी कि जी हम मर रहे हैं तो हमारे लिए, तो फिर आप मसीहा बन के आएंगे कि जी ये सोल्यूशन या ये पैकेज है जिसमें न्यूक्लियर का कॉम्प्रोमाइज़ करना। बिल्कुल। तो कल अगर अमेरिका ने ये कह दिया कि जी आप अपने फ़ौज के साइज़ में कमी करें, इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन हो गई है, कश्मीर का मसला हल हो गया है, तो अब इतनी बड़ी फ़ौज रखने की क्या ज़रूरत है? आपके इतने पैसे तनख्वाहों पे निकल जाते हैं, तो आप अपनी मईशत को मजबूत करें, आम आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करें। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी डीमिलिटराइजेशन का अमल, ये तो सर एजेंडा 2025 का पार्ट है, डी न्यूक्लियराइजेशन, डीमिलिटराइजेशन, पाकिस्तान को एक छोटा बना के रीजन में, तो इसमें फ़ौज का किरदार सिर्फ एक पुलिस का हो जो अपनी आवाम के ही कंटेनमेंट या लॉ एंड ऑर्डर के मामलात, लेकिन एक्सटर्नल थ्रेट से न्यूट्रलाइज कर दें, तो ये तो उस एजेंडे का पार्ट है। एक मतलब इंडिया की एक स्टेट के तौर पर, यानी जो थोड़ी सी जिसे इंटरनल ऑटोनॉमी हासिल हो, तो बाकी ये कि जिस तरह से नेपाल है, जिस तरह बांग्लादेश बन गया था कि वो डिपेंडेंट था, और फिर ठीक है मईशत और ट्रेड और वो सारी चीज़ें तो रीजन की,
सर देखिए, हमारे असल में जो चॉइस है वो ये है कि हम क्या एक आज़ाद मुल्क बनना चाहते हैं ख़ुद मुख्तार, या हम स्लेवरी में रहना चाहते हैं। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे, जब तक इस प्रोग्राम के साथ अटैच्ड हैं या ये कर्ज़ों पर डिपेंडेंसी रहेगी, हम एक ग़ुलाम कौम की हैसियत से ही ज़िंदा रहेंगे। तो बुनियादी फ़ैसला तो ये करना है कि जी अगर आज़ाद होना है तो फिर इसके लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा, और स्टैंड अब हम एक्सपेक्ट करें कि हुकूमतों की तरफ से आएगा या फिर एक अवामी रद्द अमल होगा, ये एक अब सवाल। यानी जब हम कहते हैं कि IMF प्रोग्राम हमारे लिए मौत है, जहर है, तो वो इस मानी में कहते हैं कि अल्टीमेटली इन्होंने हमें बांध कर हमसे ये सारे जो भी हमारी सलाहियतें हैं या जिन चीज़ों पे हमें नाज है, ये सब हमसे एक एक करके छीन लेनी है। डेफिनेटली। तो हम इस मानी में कह रहे हैं कि ये हमारे लिए, ये वक्ती तौर पे तो आपको नज़र आता है कि भाई ये हमारे लिए ज़िंदगी है और ज़िंदगी बख्श है, लेकिन ये हकीकत में ज़िंदगी बख्श नहीं है, बल्कि ये कि इसमें बिल आखिर जो है ना वो सब कुछ लुटा देने वाली चीज़ है। अच्छा खालिद साहब, एक चीज़ मैं कैवान भाई आपसे पूछना चाह रहा था कि एक तो ये कहा जा रहा था कि जो हमारे कुछ ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं उन्होंने भी लिंक किया हुआ था IMF की इस डील के साथ, कि उन्होंने जो पैसे देने हैं वो भी इस डील की सूरत में मिलेंगे। एक तो थोड़ा सा उसको बता दीजिएगा, और फिर दूसरी चीज़ ये बता दीजिएगा कि ये हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक जो कर्जा देते हैं, खुसूसन सऊदिया और जो खलीज के बहुत अमीर ममालिक हैं, तो उसमें भी सूद होता है, और उस सूद की शरह क्या होती है? जी मेहताब भाई, एक तो IMF के जो कर्ज़ है उसका एक जनरल इम्प्रेशन है, आप कह लें कि एक टेक्निकल फैक्टर है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े डोनर एजेंसीज़ हैं जो ममालिक को कर्ज़े देते हैं, वो IMF को एक बेंचमार्क की तरह से ट्रीट करते हैं कि अगर IMF अपना लोन ट्रांच दे देती है या सर्टिफिकेट दे देती है, तो वो कहते हैं कि फिर ठीक है, इट इज़ गुड फॉर अस एज वेल। तो वो तो एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि IMF आके, तो क्योंकि IMF का मैंडेट ही है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, बाल्टी में लीकेज नहीं है, बाल्टी में लीकेज नहीं है। IMF ने जो शराइत लगाई हैं वो इतनी कड़ी होंगी कि ये कुछ अपने आप को सुधारेंगे, सीधा करेंगे, मतलब जनरली तो ये इम्प्रेशन है। देखिए बैक एंड पे तो हमें पता है कि किसकी तूती बोलती है। जब अमेरिका का इशारा आता है तो सारे उसके ऊपर नाचना शुरू हो जाते हैं, और जब वो इशारा होता है तो वो बंद कर देते हैं। तो यही हमारे बरादराना ममालिक का भी रोल है। जिस वक्त असल में इशारा तो उधर से आता है, वो तो आपने एक ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए IMF को एक बेंचमार्क बनाया हुआ है। IMF कौन सा को बहुत असूलों पे चलता है। हमारे जैसे मकरूज़ मुल्क जिनकी रीपेमेंट शेड्यूल में ब्रांड हुआ है कि ये झूठे हैं, ये नंबर फजिंग करते हैं, और ये कभी भी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं उतरते, तो फिर भी वो लोन देते हैं। तो वो लोन जो है वो किन तकाज़ों पे देते हैं? आप उनके तकाज़े पूरे करें जैसे अभी हमने किए हैं, आवाम की कॉस्ट के ऊपर, लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर, तो उन्होंने कर्ज़े दे दिए। लेकिन वो जिस जगह पे आपको लाना चाहते हैं आप वहाँ पहुँचते हैं तो वो कर्ज़ा अप्रूव होता है। तो बरादराना मुल्क जो है उनका यही रोल है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो उसी अमेरिकन इन्फ्लुएंस के तहत ही उनकी भी पॉलिटिक्स चलती हैं। अगर हम ये कहें कि वो उससे बाहर हैं, हमारे लिए एक्सेप्शन शायद चाइना था, लेकिन चाइना के साथ भी जो बिहेवियर हमने रखा है, तो हम किसी बेहतरी या भलाई की तवक्को तो हमें नहीं करनी चाहिए। चाइना से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी सर। उनके स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स जो उन्होंने इतनी, आप कह लें कि शद्दोमत के साथ हमारे साथ शुरू, जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी वो भी हमने IMF के साथ शेयर कर दी, वो भी कर दी सर। उसके अलावा हमने अपनी बुक्स को और अपने सेंट्रल बैंक को भी IMF के लिए ओपन कर दिया। जाहिर है अब चाइना का देखें, ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही हैं, ग्लोबल सुपर पावर्स क्रिएट हो रही हैं। चाइना का आर्च एनिमी अमेरिका है या नेटो है, और चाइना हमारे साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में है और $56 बिलियन की कमिटमेंट की है। अब उन प्रोजेक्ट्स की माली सारे मामलात जो हैं हमने खोल दिए, यहाँ तक कि हमने कहा कि उनके साथ जो भी पेमेंट्स होंगी इनवर्ड आउटवर्ड, वो भी पहले IMF की टीम यहाँ पे रिव्यू करेगी और फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। तो देखिए इस तरह की हरकतें करके तो ट्रस्ट डेफिसिट तो एक हिमालय के पहाड़ों से भी ऊपर चला जाएगा। तो हमने चाइना के और फिर प्रोजेक्ट्स को इफ़ेक्टिवली हमने रोल बैक भी किया CPEC की मद में। तो वो जो एक आपका मुखलिस दोस्त था उसको भी आपने नाराज़ किया हुआ है, तो बाकी तो सारे वैसे ही अमेरिका के इशारे पे चलते हैं। तो अब जब आप उनकी टर्म्स को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये वो टर्म्स हैं जो ज़हर कातिल हैं जो हम कह रहे हैं। ज्यों आप आगे बढ़ेंगे इन प्रोग्राम्स में, आप दलदल के अंदर और धंसते जाएंगे।
अब हमारा शायद ये गर्दन तक तो पहुंच ही गया था, अब बाकी भी वैसे मतलब खुदा लगती बात तो ये है कि नवाज़ शरीफ ने तो IMF से एक दफ़ा निजात दिला दी थी जी। और उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट आई है जो पीछे गुजरी है, और आज हम उससे कई बुरी हालत में फंस के तो IMF के दरवाजे पे पड़े हुए हैं, गोया उसके रहमो करम पर है। यानी यहाँ पे तो इस पिछले 4 साल के दौर ने पहुँचाए हैं। अच्छा, पिछले 4 साल का दौर हम इमरान खान का दौर कहते हैं। ये बात मतलब चलें ज़ाहिरी तौर पर सही है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि इमरान खान को लाने वाले कौन थे, प्रोजेक्ट किसका था। खान साहब तो पहले भी इधर ही थे, 1 सीट जीत लेते थे, 2 सीटें जीत लेते थे, तो उनको यहाँ तक पहुँचाया किसने। तो ये जो भी पिछले 4 साल अब गुज़रे, फिर ये कि जिस तरह उनको ओजे सुरैया पे और इक़्तिदार के अवानों में पहुँचाया गया, अब लगता ही है कि सारा प्रोसेस रिवर्स हो रहा है और अदालतें भी कुछ जो है ना सरगर्मियाँ दिखानी शुरू हो चुकी हुई हैं। तो अब ये जो नई सूरत हाल है, क्या वाकई यानी ये हमें समझ आ गई है कि भाई अब ये वाला फिनोमेना जो है, जो खान साहब वाला था या जो भी प्रोजेक्ट इमरान खान वाला था, ये पिछली दफ़ा भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन अब ये नई डायमेंशन सामने आई है। अदालतों के रवैये सामने आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी हमायत कर रही हैं, अभी भी लाडले हैं अदालतों के, लेकिन ये कि नए से नए वो केसेस खुल रहे हैं। तौहीन अदालत वाला केस अलहदा चल रहा है, उधर इलेक्शन कमीशन में जो है ना वो तोशा खाना वाला चल रहा है, एक और भी वो जो आ गया है यानी अदारों के ख़िलाफ़ तकरीर का जी वो उस तरह की अंदाज, वो शायद सुप्रीम कोर्ट में नोटिस लिया हुआ है। तो सारी ये अदालतें तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली नाटका बंद कर रही हैं, घेरा तंग कर रही हैं, या ये कि चूहे बिल्ली का खेल खेल रही हैं, जब बिलाखिर यानी कोई जैसे बनी गाला जो है वो हो गया था, कानूनी हैसियत उसकी बन गई थी, तो आखिरकार इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भाई सारा ठीक है। क्या देख रहे हैं आप? वाले साहब फ़िलहाल तो जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो वो जो लतीफ़ा है ना, दौड़ा के मारने वाला, दौड़ा के वाला, वो वाला कि अभी हो तो कुछ नहीं रहा किसी जगह पे भी कोई चीज़। लेकिन ख़ान साहब का आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस हो गया 8 सितंबर, उसके लिए बेंच बन गया, उसकी समाअत होगी, वो इदारों के ख़िलाफ़ तकारीर करने वाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का केस चल रहा है, दहशतगर्दी अदालत में एक केस चल रहा है, जो एफएड कचहरी है उसके अंदर एक केस जो है वो चल रहा है, जिसमें शहबाज गिल साहब वाला जो केस है उसके अंदर भी नॉमिनेटेड है इमरान खान साहब। तो आप ये देखें कि हफ़्ते में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ़ अदालतों के वो चक्कर लगा रहे हैं। खान साहब का जो इम्प्रेशन उन्होंने क्रिएट किया था, जैसे ही वो इक़्तिदार से बाहर आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा और मुझे कुछ हुआ तो जो क्या कहते हैं वो हो जाएगी, लोग निकल आएंगे, फास्ट बॉलिंग और इंडिपर्स लोग निकल आएंगे, सड़कों के ऊपर हो जाएगा, हालात संभाले नहीं जा रहे। अच्छा, अब ये वाला जो हर रोज़ एक काम किया जा रहा है, कभी एक जगह पे बुलाया जाता है, और फिर देखें मतलब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि खान साहब की गाड़ी अंदर नहीं जाती, उनको हमने देखा दहशतगर्दी अदालत में भी, हाई कोर्ट में भी उनकी गाड़ी को बाहर रोका जाता है, वो पूरे जाते हैं, और कई लोग उनसे मजाक कर रहे होते हैं, कई उसकी, और वो वीडियोस बाकायदा सोशल मीडिया पे वायरल की जाती हैं। तो खान साहब का एक जो सुपरमैन वाला जो एक ह्योला तराशा गया था ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लग रहा है कि उसकी रिगमाल से रगड़ाई करके वो स्लोली रिगमाल से अच्छा छोटा किया जा रहा है कि वो अब वैसे कोई सुपरमैन नहीं है, काम से ही बंदे हैं जिनका मजाक भी उड़ता है, जिनको लोग जो है ना आवाज़ें भी कसते हैं, वो भी करते हैं, और वो चुप करके जा रहे होते हैं, कोई जो है उसके ऊपर जवाब नहीं देते। अच्छा, जो उन्होंने एक तकरीर की तो उसके ऊपर केस भी बन गया, तो इन्हें अदालत भी हो गई, उसको वहाँ पे भी फेस कर। अब खान साहब अगर फ़र्ज़ करें इसके ऊपर, उनके पास 2 ही ऑप्शन है कि ये जो ख़ुद नोटिस है हाई कोर्ट का, इसमें 2 ही ऑप्शन है, या तो खान साहब इसको फेस करें, फेस करते हैं तो उनकी सज़ा यकीनी है, क्योंकि नोटिस खुद अदालत ने लिया हुआ है, और अदालत ये तो नहीं कह सकती कि नोटिस हमने गलत लिया था, तो अब खान साहब ने तौहीन अंदाजे पे नोटिस ले लिया था, तौहीन नहीं हुई। ज़ाहिर है अदालत ने ये समझा कि ये तौहीन है तो उसने नोटिस लिया है।
अगर खान साहब यहाँ पे गैर मशरूत माफ़ी नोटिस दिया बल्कि शोकाज नोटिस दिया, शोकाज नोटिस भी हो चुका है उसके अंदर। और दूसरा ये फैक्ट हो गया है, इसकी काज शो करें क्यों आपने किया था उसे। अब उसमें एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांगें और अदालत उन्हें, सियासी नुकसान है। अगर वो इस पे होते हैं तो वही अगेन वो जो उनका सुपरमैन वाला जो हयोला था ना, तो वो तो फिर नहीं रहेगा कि भाईजान आपने एक बात की और फिर उससे आपने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, और फिर अपनी बात से आपको गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांग के अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ना पड़ जाए और कहें कि जी मैं अपने आप को पेश करता हूँ हर एक उसके लिए और इस्तदा है मेरी कि मुझे मेरी गलती को मैं अपनी मानने की वजह से मेरे ऊपर रहम खाया जाए और मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो ये खान साहब का जो है ना उनकी सियासी उसके ऊपर बड़ा हर्फ इसके अंदर आता है, और उनकी जो पर्सनैलिटी बिल्डअप की गई है उसके ऊपर बड़ा हर्फ आता है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये भी सवाल होगा कि कल को जो अदालतें थी उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर तो है कि उन्होंने माजी में बहुत सारे लोगों ने जब गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, वो दानियाल अजीज़ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, तो अब इमरान खान साहब को अगर करते हैं तो फिर उसका भी एक जो है ना अदालत की अपनी जो प्रेस्टीज है उसका भी एक तो दाव पे लगती है कि उसके हवाले से भी तासुर जो है वो आवाम में नहीं जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस वक्त जो है वो लगी हुई हैं, लेकिन ये चीज़ बहरहाल मतलब नोट की जाने वाली है और मेरे ख्याल में नोट की जा रही है कि ख़ान साहब का जो है ना वो जिस पॉपुलैरिटी की बात करते थे, जो उनका वो क्रिज्मा था ना, उसको आहिस्ता 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 वो उसका चिराग जो है ना उसकी लो धीमी की जा रही है, और वो शायद उस हद तक लेके जाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे उसको बुझा भी दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा रिएक्शन ना हो, कोई उस तरह की चीज़ ना हो कि वो कल कला को नायल, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद अभी नायल ना करें। मतलब देखिए इस हुकूमत के पास अभी भी साल पड़ा हुआ है, तो ये 11-12 महीनों में ये चलते रहे केसेस, कुछ होता रहे। हुकूमत तो थर्ड एम्पायर है। नहीं, मैं मतलब उसकी सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ये काम अगले इलेक्शन से पहले जो है ना लेके जाया जाए, इसी तरीके से लेके जाया जाए, कुछ और केसेस भी हो जाए, कुछ और चीज़ें भी चलती रहें, इलेक्शन कमीशन में कुछ और हो जाए, हाई कोर्ट्स में भी केस चलते रहे। हुकूमत तो इतनी आजिज़ नहीं, वो मैं उनकी नहीं कह रहा कि ये मतलब वो केपी के गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकी, मतलब कोई यानी ये एक तरह की मुल्की मफाद जो इस वक्त समझा जा रहा है उसके एतबार से बिल्कुल उसको ज़ख्म पहुंचाने वाली बात थी। यानी हल्फ की खिलाफ वर्जी है कि कोई मुल्की मफाद के खिलाफ काम नहीं करूँगा, किया गया है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकी ना। नहीं खालिद साहब, वो तो आप देखेंगे वो जो कासिम सूरी साहब की जो वो रूलिंग थी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया था, स्ट्राइक डाउन किया था, तो उसके अंदर भी ये कहा गया था कि ये तो आइन को जो है वो ख़त्म, उसके ऊपर भी केस बन सकता है, लेकिन हुकूमत ने नहीं किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी तो चांस है। ये तो लगता ही है कि सदर फजल जो होते थे, हाँ, तो वो वज़ीर आज़म बन गए। वो इस दफ़ा जो है ना वो कम से कम इस मामले में तो वो वज़ीर आज़म ही है। अच्छा, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, मतलब देखें कि ये तो खैर हुकूमत की अगर बात आ जाए, हमारा मौजू कुछ और है कि हुकूमत ने तो ये भी ऐलान किया था कि पेट्रोल का पूरा जो है वो देंगे आवाम को, और फिर वो कुछ हुआ। और खान साहब जलसों में आप कह रहे हैं कि जी मेरे तो हाथ बंधे हुए थे, फैसले तो कोई और कर रहा था, उन्होंने बड़ा खुल के ये बातें कही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी कुछ उसके सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो मामलात तो खैर चल रहे हैं, लेकिन चूँकि मौजू हमारा खान साहब है तो वो उनके हवाले से ये बात कही जाए कि उनका वो जो शायद डंग था ना उसको आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा है। वैसे मतलब इसमें एक और एंगल भी तो है, जिस तरह खालिद साहब ने पहले बात की कि वो जो थर्ड एम्पायर, फर्स्ट एम्पायर वाली आपने बात की, या फिर ये कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान, तो सर बात ये है कि ये जब हम जो IMF की बात करते हैं और ये जो कर्ज़ों की बात करते हैं, तो हम देखें कि हुकूमतें, पॉलिटिकल हुकूमतें आईं और गईं, लेकिन ये जो तसलसल है ये तो कभी ब्रेक नहीं हुआ। वो जो एक पैटर्न है जो हमारा वो लव रिलेशनशिप है IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ, वो अयूब खान साहब के ज़माने से शुरू हुआ है एंड इट इज़ नेवर एंडेड। कभी हम निकल भी गए प्रोग्राम से वादे करके कि हम कभी नहीं जाएंगे, फिर वापस भी चले गए। लेकिन ये है कि आप देखें कि एक प्लेयर तो हमेशा कांस्टेंट रहा है ना, जो हमारी सिक्योरिटी का भी ज़ामिन है, लेकिन उनके होते हुए भी, देखते हुए भी, जानते बूझते हुए भी आज अगर हम इस पोजीशन तक पहुँचे हैं तो ये फिर तशवीशकुन बात है कि हम क्यों अपने आप को इतनी, वो कहते हैं ना, वनरेबल पोजीशन में आज लेके आए। हमने करेक्टिव एक्शन हमें पहले ही कर लेना चाहिए था।
और फिर दूसरा सवाल ये है कि जो हम प्रोजेक्ट इमरान खान कहते हैं, क्या वो एक शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ है या वो एक सोच है? और ये सर इस हुकूमत के लिए शायद एक बहुत बड़ा एसिड टेस्ट है कि क्या प्रोजेक्ट इमरान खान ख़त्म हो गया या फिर वो जो माइंडसेट है उसका तसलसल चल रहा है। क्योंकि अगर हम चले, अभी तो आपने कहा कि पिछले 4 साल की कारकर्दगी की वजह से हम IMF के दर पे पड़े हुए हैं, लेकिन और आपको कर्ज मिल भी गया, अब आपको एक मौका तो मिला कि आप अपने आप को दोबारा से खड़ा करें। अब खड़ा करने के बाद क्या हम इससे निकलेंगे दलदल से या कंटिन्यूटी ऑफ द सेम प्लान? सर, जो आपने एक वक्त में बड़ा तजिया पेश किया था उस यानी जो भी अभी हम IMF को डिस्कस कर रहे थे, तो जिन आदाफ तक IMF पहुंचना चाहते हैं जी, उन आदाफ में अगर कोई रुकावट बने, ये हुकूमत अगर रुकावट बनती है उन आदाफ में, तो आप सोचें कि भाई क्या दुनिया में नहीं पाकिस्तान को जीने देगी? फिर ऐसा मुमकिन है? फिर बिल्कुल नहीं सर, तो पूरा रिएक्शन आएगा। फिर तो सीधा सीधा आप पर जंग मसलत की। यही है ना कि जब आपका IMF का जिस तरीके से आपको बांध के लेके जा रही होती है, अगर उसमें रुकावट आ जाए तो फिर अगला तरीका क्या होता है? आखिरी ऑप्शन जंग है सर। जंग है ना, इकनॉमिक हिटमैन, और उसके बाद जो है ना फिर उसके बाद सिविल अनरेस्ट, खाना जंगी, जो अब इमरान खान जिसकी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी अगर आप ओवरकम कर लेते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, तो फिर आखिरी ऑपरेशन क्या होगा? जी, यही स्ट्रेटजी रही है ना दुनिया में। बिल्कुल ऐसे। तो अब इस वक्त देखें, वो जो मैं खतरनाक हूँ, खतरनाक उन्होंने, तो जो खतरनाक हूँ, तो यानी एजेंडा अभी नहीं ख़त्म हुआ है ना। आप हुकूमत में रह के जो कर रहे थे, अब आपको वहाँ से जब निकाल दिया गया, अगरचे कि दूसरे भी आके वही कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको ज़्यादा करना चाह रहे थे, तो अब वो जो अनरेस्ट करना भी पैदा करनी है सोसाइटी के अंदर, तो उसके पीछे भी तो वही एजेंडा है। यहाँ पे वो ख़त भी जुड़ता है, और न सिर्फ ख़त जुड़ता है, बल्कि आप ये देखें कि जब तक मकामी इस्टेब्लिशमेंट की तायीद और अमायत हासिल रही है, तो दुनिया खामोश रही है। और ऐसा लगता था दुनिया कोई नाराज़ है, और ये भी यही कह रहे थे कि भाई अमेरिका मुझसे बड़ा नाराज़ है और उसने मुझे निकलवाया है। लेकिन जब अब ये मुख्तलिफ़ जगहों से कुछ मुखालफत हो रही है, कुछ न्यूट्रलिटी शो की जा रही है, जैसे जो इन्वर्टेड कमाज में रख लें, तो अब यानी पेट में मरोड़ तो उठने शुरू हो गए हैं। क्या बरतानिया, क्या अमेरिका, क्या अक़वाम मुत्तहिदा, क्या इसराइल, तो अब आवाज़ें तो उठना शुरू हो गई हैं। तो यानी ये हम नहीं कह सकते कि जनाब वो प्रोजेक्ट बंद हो गया है। लोकल इस्टेब्लिशमेंट का कह सकते हैं कि शायद बंद हो गया हो, लेकिन ये कि जिन्होंने असल में वो काम शुरू किया था वो तो बंद नहीं कर सकते। उन्होंने तो, और मैंने उसको अगर हम साफ अल्फाज में ही बयान कर दें, अभी तो हमने वो एटमी असासों की बात की है या बात की है जी डीमिलिटराइजेशन की बात की है, लेकिन साफ लफ्ज़ों में बयान करें कि 47 में पाकिस्तान की ज़रूरत थी इंटरनेशनल पावर्स को, रशिया को रोकने के लिए भी ज़रूरत थी, नज़रियाती मुकाबला करने के लिए एक नज़रियाती रियासत की ज़रूरत थी, इंडिया को भी हिसाब किताब में रखने के लिए, मतलब उसके ऊपर भी एक चाहिए था, तो कम्युनिस्ट ब्लॉक में कोई सीटों का, नेटो का क्या होती थी उसे, सेंटो का कोई, ठीक है, वो कोई मेंबर चाहिए होता था। आखिर पाकिस्तान की कोई अहमियत तो थी ना कि 71 में जो है अमेरिकी सदर ने धमकी लगा दी थी कि अगर मगरबी पाकिस्तान में फ़ौजें दाखिल हुई तो बराह रास्त हमला कर देंगे इंडिया पर। ठीक है, ये ज़रूरत थी उनकी। तो अब जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, तो ये ज़रूरत अब दुनिया को पाकिस्तान की नहीं रही है, या उस रोल की ज़रूरत ही नहीं रही है, खासतौर पर अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद अब कोई यानी ये तो सर 1999 में ये बात हो गई थी, करगिल के बाद ये बात हो गई थी कि पाकिस्तान की ज़रूरत ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इंडिया सरेंडर कर गया था अमेरिका के आगे। तो अब उसके बाद मामला ये है कि जी आपने चूँकि 9/11 हो गया, तो आपको फिर सांस लेने का मौका मिल गया। अब वो उस विड्रॉल के बाद जो अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल गया, तो वो ज़रूरत भी ख़त्म हो गई है। इसके बाद आप क्यों आप पर कोई खर्च करे, क्यों, जबकि आप इतने ख़तरनाक भी हैं। यानी अब जो भी मशरक़ वस्ता का प्लान है और उसमें जो इसराइल की तोसी है और ग्रेटर इसराइल बनाना है, जबकि आप एक एटमी पावर हैं, और ये बात इसराइल ने मैंने खुले आम कही हुई है कि बिन गोरियान ने तो 67 में कहा था पाकिस्तान का नज़रिया और उसकी मिलिट्री पावर, अब तो वो न्यूक्लियर पावर भी हो चुका हुआ है। और ये जो मेरा पीछे नेतन्याहू था शायद उनका जो वज़ीर आज़म,
उसने एक इंटरव्यू में ये बात बिल्कुल साफ कही है कि मुसलमानों से न्यूक्लियर वेपन्स को दूर रखना है, ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। तो जबकि आप न्यूक्लियर पावर हैं, नस्लों को सिक्योर करने के लिए ये हमारा हदफ है। तो यानी आपको एक नाकाम रियासत बना के, आपके अनरेस्ट पैदा करके, यहाँ पे हर चीज़ यानी दिवालिया करके, तो अब तो पाकिस्तान के ख़ात्मे की गोया मंसूबे हैं जो बने हुए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ तो नहीं ख़त्म हुई, तो आगे फिर अब क्या, यानी ये कैसे ख़त्म होगा ये? सर हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जब हम इज़राइल की एक एज अ नज़रियाती रियासत की बात करते हैं तो उनकी जो आइडियोलॉजी है उसकी सिस्टर आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। और अगर आप इन दोनों को स्टडी करें तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, यहाँ तक कि इवन जो कैरेक्टर्स हैं और जो इनके अपेरेंटली जो मसीहे आने हैं वो भी बड़े एक दूसरे से सिमिलर हैं और मिलते जुलते हैं। तो मकसद ये है कि दूसरा फिर इनका जो गठजोड़ ख़ासतौर पे कारगिल के बाद जो डिपेंडेंसी और इजराइल की सपोर्ट, ये जो यहूदियों का और हिंदुओं का जो बहुत सारी चीज़ें जो मिलती हैं इनकी, सूदखोरी मिलती है, वो इसी तरह तिजारत में जो भी इनके अरबे हैं, फिर गाय की वो जो है ना, उनके अभी यहाँ गाय मुकद्दस होती थी, इनकी गाय की पूजा है, पीला रंग है, तो ये तो बहुत सारी चीज़ें इनकी मिलती हैं। तो फिर सर ये जो ख़ास तौर पे इनका जो मसीहा जो आगे का फ्यूचर का, क्योंकि देखें दोनों के डोमिनेशन एजेंडाज़ हैं, दोनों के ग्रेटर किंगडम के एजेंडाज़ हैं। वो ग्रेटर इजराइल है तो ये जो ग्रेटर इंडिया का, फिर इनके अखंड भारत, फिर इनके जो वो जो उनका मसीहा और इनका जो 12वां अवतार जिसको कहते हैं कि वो सेवियर होगा, कि तो मतलब ये आइडियोलॉजिकल लेवल पे, तो कहने का मकसद है कि हम अगर वो अर्ज़ मुक़द्दस, तो ये देवताओं की सरज़मीन, बिल्कुल पवित्र सरज़मीन। तो अगर हम ये कहें कि जी हमें कोई खैर की तवक्को होगी तो हमें बिल्कुल किसी कुछ फहमी में नहीं होना चाहिए कि हम टारगेट भी हैं और थ्रेट भी हैं, और हम इन दोनों के लिए थ्रेट हैं। जब तक हम न्यूट्रलाइज नहीं होते इनके अगले एजेंडे नहीं डिप्लॉय हो सकते। तो इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए हमें देखना चाहिए कि एक कमज़ोर पाकिस्तान और मईशत के लिहाज से डिफ़ॉल्ट के करीब पाकिस्तान, और फिर यहाँ पे देखते बूझते पहुँचना हमारा, जबकि हमारी अंडरलाइन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ये नहीं है कि हम कोई बनाना रिपब्लिक हैं कि ना हमारे पास कोई पानी है, ना ज़राअत है, ना समुंदर है, ना मादनियात हैं, हमारे पास ये सारा कुछ है। लेकिन ये जो थ्रेट्स हैं, क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है ना वो उनके सामने हैं, ये वो असेस कर रहे हैं? अच्छा खालिद साहब, जो केवान भाई बात कर रहे थे तो मेरे जहन में आया, मुझे ऑथर का नाम याद नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसका थीसिस ये था कि उसने इस चीज़ को एलेबरेट करने की कोशिश की थी कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो मिलिट्री डिक्टेटर्स को क्यों जो है ना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो उसने कुछ उसके करैक्टरिस्टिक्स जो है ना डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी। उसमें एक जो सबसे उसने कहा कि की फैक्टर है वो ये होता है कि जो भी मिलिट्री मैन होगा वो दुनिया के किसी भी खित्ते में होगा, उसे इकोनॉमिक्स की जो अलिफ बे है उसका भी पता नहीं होता, क्योंकि वो बहुत अर्ली एज में वो फ़ौज के अंदर चला जाता है और उसके बाद उसके वो जियोग्राफी भी पढ़ता है, वो साइंस भी पढ़ता है, वो सारी चीज़ें पढ़ता है, लेकिन जो मईशत है उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मईशत का बस उतना ताल्लुक़ होगा जितना मतलब वो मलक रियाज साहब का प्रॉपर्टी के साथ, मतलब जिस तरह वो प्रॉपर्टी वाली मईशत का पता होगा। नहीं मतलब वो खैर एक उससे है कि मतलब जो मुल्क चलाने के लिए जो इंडिकेटर्स हैं जो वो बिल्कुल नहीं पता होगा, वो उसको सिरे से उसका इल्म ही नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि जब ये लोग आते हैं पार के अंदर तो इनको फूल बनाना सबसे आसान होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। उनके सामने जो भी चीज़ रखी जाएगी तो वो बिल्कुल लेमैन की तरह जो है ना उसे करेंगे और उनको बड़ी आसानी के साथ ट्रैप करके अपनी मर्ज़ी का एजेंडा जो है फाइनेंशियल एजेंडा वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। मजमून पढ़ा है ना ये, अगर आप जो प्रोटोकॉल्स हैं जी, जो यहूदियों के जो प्रोटोकॉल्स लीक हो गए थे जी जी, उसमें ये बात बिल्कुल, यानी हम ऐसे हुक्मरान लेके आएंगे कि जो नातजर्बाकार होंगे, अहमक होंगे और जो मईशत के बारे में, सियासत के बारे में नहीं जानते हो, ये डिप्लोमेसी भी नहीं जानते। यानी ये इस चीज़ को भी देखें कि ये दूर भी निगाहें या एक कैसे मुदब्बर सियासतदान होता है, ये बिल्कुल नहीं होते।
जाहिर है फौजी बंदा, उसकी सोच, उसकी अप्रोच बिल्कुल और तरह से होती है, और तरह की होती है। वो चीज़ें पढ़ लेने से वो अप्रोच नहीं बदल जाती। वैसे मेहताब भाई, मैं आपकी बात में एक चीज़ ऐड करूँ, मैं मतलब थोड़ा सा आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर। मैं थोड़ा सा आपको बेनिफिट भी देना पड़ेगा उन फौजी हुक्मरानों को, क्योंकि जो वारदात है सर वो भी बड़ी परफेक्ट है। ये आपने सर जिस तरह जिक्र किया इकनॉमिक हिटमैन की जो किताब है, उसमें ये चीज़ क्लियरली उसने रखी कि ये जब आते हैं, देखें ये आते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक या बड़े बड़े इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप्स की शक्ल में। अब हम वैसे भी जो हमारा किरदार है वो ये है कि हम बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, ये पूरी जो रेस है अनफॉर्चुनेटली। और हम जब गोरी चमड़ी को देखते हैं तो ये हमारी पहले भी बात हो रही थी कि वो वहाँ का एक जमेदार भी होगा ना, तो यहाँ क्या तो पूरा मिडल ईस्ट का वो भी आएगा, तो शायद वो हमारे एक बड़े इंटेलेक्चुअल से ज़्यादा इज्जत उसको मिले। अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला, अच्छा अंग्रेजी बोलने, वो खुद से हकीम होता है, खुद से हकीम पूरा मतलब वो डिफ़ॉल्ट है उनसे। तो आप ये देखें कि वो एडवाइज़र्स आते हैं और वो आके देखें, कोई भी कू उनकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं होता ना, उसमें उनकी कुछ एग्रीमेंट होती है। उसके बाद वो इन ग्रुप्स को, इन एडवाइज़र्स को बड़े सूटेड बूटेड, बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़ी गाड़ी बातें करने वाले भेजते हैं, और वो आपके पास कंसल्टेंट्स के तौर पे आते हैं। लेकिन उनका कैरेक्टर क्या है? वो आपकी नंबर फजिंग भी करते हैं, वो आपके नंबर्स को मैनिपुलेट भी करते हैं, और वो शक्ल दिखाते हैं जो उनके अहदाफ के लिए उस वक्त की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप देखें कि परवेज़ मुशर्रफ के जब तक हुकूमत थी, तो आप अगर कभी नोट करें जो अखबारों में फिगर्स आती थी, हम कोई 20 बिलियन प्लस के फॉरेन रिजर्व्स पे बैठे हुए थे, और उनके जाने के चंद महीने के बाद हम 10 बिलियन से कम पे थे। तो ये हवा मतलब पानी के बुलबुले की तरह कैसे उड़ गया? तो ये वो मिस रिपोर्टिंग है। तो आप ये भी उनको मैं मतलब कह रहा हूँ कि बेनिफिट ऑफ डाउट दें कि जो अगला वाला वारदात डाल रहा है वो भी बड़ी परफेक्ट, वो भी परफेक्ट। अच्छा, ये उन्हीं को डाली जा सकती है। ऐसे वो जो बात कह रहे हैं वो ये है कि भाई वो इनको ही ये उल्लू बनाया जा सकते हैं। अच्छा, ये अभी इस बात को ये भी देखें ना कि अयूब खान के साथ उनके वज़ीर ख़जाना थे, शुएब नाम था शायद, जी ठीक है। जी जी। अच्छा, ज़ियाउल हक के साथ वो महबूब क्या थे? महबूबुल हक, डॉक्टर महबूबुल हक थे। अच्छा, अब बीच में एक आपको पता होगा अब्दुल वहीद काकड़ फार्मूला आया था। जी जी। तो बीच में जो आप लेके आए थे वो इंटरम पीरियड के लिए जो प्राइम मिनिस्टर मोइन कुरैशी साहब, उसका पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। वो वज़ीर आज़म वहाँ से बन के आया था और यहाँ शनाख्ती कार्ड बाद में बना था। IMF एम्प्लॉय था। ठीक है जी, IMF एम्प्लॉय थे। अब जब परवेज़ मुशर्रफ आए तो वो शौकत अजीज़ को लेके आए, पहले वज़ीर ख़जाना, फिर उसको वज़ीर आज़म बनाया। बिल्कुल। तो वो एक्स सिटी बैंक के एम्प्लॉय थे। अच्छा, वो ये हो गए। अच्छा, फिर अब एक करैक्टर आ गया जी आपके पास, हफीज़ शेख। तो वो IMF, ठीक है, वो पीपल्स पार्टी में भी, और वो पता नहीं फिर नून लीग में भी रहे या नहीं रहे, लेकिन ये कि हाँ, वो तो उनके इसाकदार पक्के हैं ना। PTI में, तो PTI में भी वही हफीज़ शेख आ गए। तो ये करैक्टर नहीं बदलते जो वो गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर, जो रज़ा बाकर, वो तो वो मिस्र में कामयाब मॉडल जो है ना वो इम्प्लीमेंट करके तो फिर वो पाकिस्तान आए ना। और यही मॉडल, ये सर जब 4 साल पहले हमने प्रोग्राम किया तो हमने यही कहा था कि ये साहब मिस्र में यही प्रोग्राम IMF का EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कोई 2.5 साल के पीरियड में 40% आवाम को सतह गुर्बत से नीचे करके आ रहे हैं, और वही टर्म्स पाकिस्तान को मिल रही हैं जो इजिप्ट की मिली हैं। तो फिर रिज़ल्ट कितनी आपको इंटेलेक्चुअल IQ चाहिए। अच्छा, मिस्र में भी फौजी डिक्टेटर बैठा हुआ है जी। तो वैसे हमारी भी मईशत को चाचू तो नहीं देख रहे, IMF को फ़ोन तो कोई और ही कर रहे हैं ना। जी जी। अच्छा खालिद साहब, हाँ, बल्कि अमेरिका को भी IMF से कहेंगे, हाँ, वो कहते हैं उसे। नहीं, मैं एक चीज़ और करना चाह रहा था कि आप एक चीज़ और देखिए कि ये जो टारगेटेड ममालिक थे जिनके ऊपर उनको ये था कि ये मुल्क अपने ख़ित्ते के अंदर लीडर्स का रोल ले सकते हैं, मिडल ईस्ट में मिस्र था, और इस खित्ते में पाकिस्तान था, और तीसरा तुर्की था। और तुर्की देखें कि 2000 तक कंटिन्यूसली वहाँ पे फ़ौजी हुकूमत वहाँ पे रही है। मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर के बाद से 58 में वो आ गए थे, और आज भी जो है ना वहाँ पे अब्दुल फतेह सीसी, नासिर के बाद सादात आ गया, उसके बाद हुस्नी मुबारक आ गया। तो बीच में एक साल जो है ना वो टोटल आया, और फिर ये सीसी आ गया, फिर सीसी आ गया वहाँ पे।
और पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें कि पाकिस्तान में भी 58 में ही आया है। मज़े की बात यह है कि अयूब खान, और उस वक्त से लेकर इक़्तिदार जो है वो उधर ही 30 साल तो बराह रास्त रहा। और आप फिर उसके बाद सिर्फ एक भुट्टो का कुछ साल कहें, वो भी भुट्टो भी तो खैर वही लेके आए थे, लेकिन ये कि वो चूँकि मशरक़ी पाकिस्तान का हादसा हो गया तो थोड़ा बैकफुट पे चले गए थे। बाकी जो बेनज़ीर और नवाज शरीफ का दौर है, ये तो उन्होंने इन दोनों को एक दूसरे से लड़ा के, तो वही डिवाइड एंड रूल के तहत सारी पॉलिसीज़ उनकी थी जिनको लेके चल रहे थे। बीच में नवाज शरीफ का 2 साल का दौर आया, 2 ताई वाला, कि जिसमें उसने कुछ फुदकने की या उड़ने की कोशिश की, और क्या है, उड़ नहीं पाए थे कि गिरफ्तार भी नहीं, पारी काट दी जी, पारी कट गए। तो बल्कि वो अतर अब्बास होते थे ना, नवाब वक्त में लिखते थे, पहले पता नहीं वो ख़ुद भी कोई अखबार निकालते रहे, तो उन्होंने अपने कॉलम में लिखा था कि 2 ताई अक्सरियत का मेंढक मोटरवे पे फुदकते हुए फौजी ट्रक तले आ गया तो मैं वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद तो यानी आप अगर देखें तो जरदारी साहब ने 5 साल इसलिए निकाले कि वो उन्होंने टोटल ओबीडियंस, यानी एक फर्माबरदार बच्चे के तौर पर वो वक्त गुजारा है, फिर भी हर वक्त ख़तरा रहता था। नवाज शरीफ ने भी कोई बगावत नहीं, इस यानी बिल्कुल अच्छे बच्चे के तौर पर रहे, और वो तो सिर्फ शायद अमेरिका को नहीं पसंद था या जो भी, या ये लोग अब इतनी वो कर चुके हुए थे, या ये एक नए वो सोच चुके हुए थे। असल में ये जो खान साहब का जो हमारे लोकल स्टैब्लिशमेंट का ख्याल था, ये हमारे इसमें तो एक खिचड़ी बड़े अरसे से पक रही थी। अमीद गुल साहब असल में इसके शायद वो थे, या उससे भी पहले ज़िया-उल हक के दौर में होगी, क्योंकि मैंने देखा वसीम अज़हर नदवी साहब जो होते थे ना, जो उनकी ज़िया-उल हक की शूरा में भी रहे हैं, वो उनके यहाँ वज़ीर भी रहे हैं वो, तो उनके यहाँ भी कुछ वो 1 पार्टी रूल वाला कोई वो मिलता है कि इस्लाम में एक ही पार्टी होती है, तो वो अमीद गुल साहब का भी यही फ़लसफ़ा था। तो ये असल में जो इमरान खान साहब को लेके आ रहे थे, ये बाकी सारी पार्टियों को ख़त्म करने का प्रोजेक्ट था, यानी 1 पार्टी का वो था, और वो उसे चाइना यानी रियासत मदीना और चाइना मॉडल और प्रेसिडियम और वो जो ना पोलिट ब्यूरो के क्या, वो जो पोलियो के क्या है, तो पोलिट ब्यूरो, वो सारा यानी तस्वुरात थे जो दिए जा रहे थे, और ख्याल ये था कि एक पार्टी को मशहूर करके बाकी सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक मुकम्मल फैशिस्ट गवर्नमेंट और यानी एक 1 पार्टी डिक्टेटरशिप वो लेके आने का प्रोग्राम है। ये असल में ये इनका तो ये प्रोजेक्ट था, और जो फेलियर हो गया और ख़त्म, मतलब बल्कि उल्टा गले पड़ गया। लेकिन फिर भी डीब्रीफिंग तो होनी चाहिए कि भाई इंटरनेशनल एजेंडे के साथ आपका क्या ताल्लुक था, जिन लोगों ने ये मसलत किया। तो कहने ये चाह रहे थे कि ये तो एक यूँ समझिए मार्शल लॉ प्लस था, ये जो 4 साल का दौर गुजरा है, ये मार्शल लॉ नहीं था लेकिन मार्शल लॉ प्लस था। तो यानी मिस्र के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी कोई थोड़ा ही वक्त है जो बीच में जमहूरियत का या डेमोक्रेसी का गुजरा है, बाकी तो सारा वक्त ये भी यानी वो आर्मी डिक्टेटरशिप का है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप का है। और वो उनकी मतलब एक जो चीज़ नज़र आती है कि वो मुखलिस होने के बावजूद भी वो कैपेबल नहीं हो सकते कि वो ये काम कर सकते हैं। असल में देखें ये चीज़ क्या होती है सर, पुलिस, इवन पुलिस आप अलहदा क्यों भर्ती करते हैं कि पुलिस की और तरह की ट्रेनिंग होती है, उसने अपने लोगों के साथ डील करना होता है। आप फौजी से उस तरह का बिहेवियर अगर आप उसको ट्रेंड करेंगे उस बिहेवियर के लिए, तो वो कल लड़ेगा कैसे? उसका तो जहन आपने दुश्मन का बनाना है, लिहाजा जब आप उसे अपने मुल्क में भी डिप्लॉय करते हैं तो वो तो उसी तरह उसकी ट्रेनिंग ही वही है। और ये बल्कि ये कि लोग ये भी तो कहते थे कि ये इसको मैंने मुल्क के अंदर इन चीज़ों में इस्तेमाल करना नुकसानदेह है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता सिविलाइज मतलब वो उसका तर्ज अमल होता चला जाएगा, तो ये कल लड़ने में माने हो जाएगी ये चीज़, ये नुकसानदेह होगी। उसकी वो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जो कल लड़ने में काम आए, तो उसके अंदर तो एक वो दुश्मन और मारना और ये उड़ाना वो वाली चीज़ होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म। अच्छा, इसी तरह जो एक सियासतदान होता है, हमारे सियासतदान तो जो होते हैं सो होते हैं, छोड़िए, लेकिन एक जो सियासतदान होता है तो वो मतलब फ़ौजी नज़र भी रखता है, वो जो है ना एक इंतज़ामी नज़र भी रखता है, उससे आगे वो एक मुदब्बराना नज़र भी रखता है। ये उसका काम है ये, और वो इसके लिए उसकी ट्रेनिंग हुई होती है, और ये काम वही कर सकता है। ब्यूरोक्रेसी अपनी एक हद तक देखती है, लेकिन यह कि सियासतदान तो एक मुदब्बर होना चाहिए, एक बहुत दूर भी निगाह रखने वाला, तमाम मामलात पे नज़र रखने वाला, उस तरह का सियासतदान हमने पैदा होने ही नहीं दिया।
ये बात सही है। यानी चूँकि नहीं चाहते थे हम कि भाई इस तरह का कोई सियासतदान उभर कर सामने आए, तो हमने तो सियासतदानों की यानी नकली सियासतदानों की नर्सरी लगाई है जी। वो जैसे चाइना से चीज़ें बन के आती है ना, वो अमेरिका की कोई चीज़ की नकल बना देते हैं, कॉपी कर देते हैं। तो हमने तो ये सियासतदान तैयार किए हैं, ख़ास गमलों में तैयार हुए सियासतदान है। असली वो प्रोसेस ही नहीं चलने दिया जिसमें एक सियासतदान तैयार होकर ऊपर आता है। देखिए गालिब साहब, मतलब ट्रेड यूनियंस हमारे यहाँ बैन हैं, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट यूनियंस हैं वो बैन हैं। तो अब ये जितने सियासतदान इस वक्त लॉट मौजूद है, अगर इन सबको देखें तो क्या इनमें से किसी को पता है कि पेट्रोल महंगा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, वो सोचते ही नहीं ना। मतलब जो शख्स घर से निकलता है और उसके साथ 20 गाड़ियों का जो है वो मोटर कैट चल रहा होता है, उसे क्या ये खबर हो सकती है कि पेट्रोल अगर 250 रुपये तक गया है तो इसका एक आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जो सुबह ऑफिस जाता था अपनी गाड़ी पे, वो छोड़ के तो अब उसे वैगन पे धक्के खा के जाना पड़ेगा। तो मेहताब भाई, वो अशराफिया की पूरी लॉट जो जिनके असासे बहा रहे हैं, जिनके बच्चे बहा रहे हैं, जिनके घर और अमलाक बहा रहे हैं, तो वो फिर एहसास का जज्बा कहाँ से आएगा? मतलब वो तो वैसे एक चीज़ है ना सर, ये तो इस मुल्क की मोहब्बत है, और इस मुल्क की मोहब्बत उस नज़रिए की वजह से है कि जो इस मुल्क की जड़ों में है ना, नज़रिया इस्लाम के आदमी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं तो पूरी दुनिया में सबसे गंदी हुकूमत, सबसे ज़ालिम हुकूमत, सबसे यानी सफ़ाकाना निज़ाम जो है ना, वो हमारे मुल्क में है। कोई शख्स, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस दफ़ा बिजली के बिल कैसे आए जी, यानी ये तो दकियानूस के दौर में भी नहीं हुआ होगा। यानी पहले तो सिर्फ ये बात थी ना कि जी ये बेईमानी होती थी कि मीटर तेज़, स्पेशल मीटर बनाए गए जो तेज़ चलते हैं, यानी इस पे अदलिया को कोई तकलीफ नहीं होती कि भाई आप एक बंदे ने बिजली 20 यूनिट इस्तेमाल किया, मीटर वो लगा हुआ है जो 40 बता रहे हैं। ये रियासत, इसे आप क्या मतलब, वो इस्लाम की बात बीच में ना हो, वो जो बात हम कह रहे हैं, तो ये नहीं रोग स्टेट और किसको कहेंगे जो अपने शहरियों के साथ ये काम करेगी। और अब उस पर यह कि जनाब एक गरीब आदमी बिल्कुल जिसके यानी कोई वसाइल ही नहीं है, उसको 17-17 हज़ार का जो है ना वो बिल आया हुआ है, 20-20 हज़ार का बिल आया हुआ है, और सब यानी बगैर किसी उसूल के, किसी नाप तोल के, किसी स्टैंडर्ड के, किसी क्राइटेरिया के बगैर बस ठोकी जाओ और लोगों से पैसे निकाले जाओ। मैं ये क्या रियासत है यार, क्या हुकूमत है, क्या इंतज़ाम है, क्या आप ये क्या भलाई कर सकते हैं लोगों की? तो उस एतबार से तो फेल्ड स्टेट है बिल्कुल। नहीं, ये कोई यानी रियासत का, हुकूमत का जो काम होता है उनमें से एक काम भी नहीं है जो ये कर रहे हैं। नहीं खालिद साहब, फिर वहाँ पे हम दोबारा इसको आते हैं कि मतलब ये है कि 1947 में मुल्क तो बन गया, इंडिया भी बन गया, पाकिस्तान भी बन गया, या उस 50 के अशरे में बहुत सारे ममालिक अफ्रीका और एशिया के आज़ाद हो गए उससे कॉलोनियल जो स्ट्रक्चर था वो तो यहाँ पे उसी तरीके से आज भी चल रहा है। और ये देखें कि ये जितने भी ममालिक हैं, वो पाकिस्तान, इंडिया या कोई भी है, तो ये अशराफिया के लिए तो ये जन्नत है। एक शख्स जिसकी आमदन है, मतलब अगर वो 2-2.5 लाख रुपया पाकिस्तान में आमदन लेता है, मैं इसमें थोड़ा सा यानी जन्नत तो ये पहले भी था, जन्नत अब भी है, लेकिन ये कि जब अंग्रेज़ था, चूँकि बहरहाल देखें एक सियाना हुक्मरान, दुश्मन हुक्मरान भी हो जो समझदार हो, तो वो जो गुलाम रखेगा उनको सोचेगा यार 2 रोटियां इनको चाहिए तो कल ये मेरा कुछ काम करेंगे। आप बैल घर में रखते थे तो बैल को भी चारा तो डालते थे ना, तब वो कल आपके हल जोतेगा ना। अगर आप उसे खिलाएंगे ही नहीं तो वो कैसे हल जोतेगा? तो अंग्रेज़ को कम से कम आप ये तो कहें ना कि उसने गुलाम बना के रखा हुआ था, लेकिन गुलामों की दाल रोटी का वो कोई ख्याल रखता था। उसे पता था सैलाब आएगा, जो रास्ते हैं पानी के फितरी नाले बने हुए हैं उन पर आगे कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। सड़क बनानी है तो उधर पुली बनानी है, उधर किसी को मकान नहीं तामीर करने देना है, क्योंकि ये तो कल फिर मसला बन जाएगा और मेरे गुलाम डूब गए तो काम कौन करेगा। कम से कम इतना तो सोचता था ना। ये जो अब वो अंग्रेज़ छोड़ के नालायक गया है, वो तो इतना भी नहीं सोचते यार। बिल्कुल ये असल में मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस एतबार से मतलब हुकूमतें तो सारी इस वक्त आवाम दुश्मन है, लेकिन ये कि वो आवाम को ज़िंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करती हैं। हमारी हुकूमतें उतना भी नहीं करती। हाँ, जब इस तरह की कोई आफत आती है उसको पैसे ऐंठने का ज़रिया ज़रूर बनाती है। यानी दुनिया के आगे रोएंगे, पीटेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और ये सारी एक्टिविटी इसलिए हो रही होती है कि भाई इमदाद आए,
बाकी उस इमदाद के साथ वो भी मिसमैनेज होगी सारी, या करप्शन की नज़र, या करप्शन की नज़र होगी। बिल्कुल। वैसे सर ये है कि बज़ाहिर तो ये एक बड़ा मायूस कुन सी सूरत हाल नज़र आती है, लेकिन इसमें फिर हमें अब उम्मीद की किरण कहाँ है? मतलब ये अब असल में देखें, उम्मीद अब इसी में है कि जुल्म की इंतहा हो गई है। मतलब हर शय का एक एंड होता है ना जी, कोई क्लाइमेक्स होता है जिसको वो टच कर लेते हैं। तो अब तो यही लगता है कि क्लाइमेक्स टच हो गया। तो बता रही है जुल्मत शब को सुबह नज़दीक आ रही है। अब उम्मीद ये है कि भाई रात बहुत गहरी हो गई, अंधेरा बहुत छा गया है, तो अब तो अगर रोशनी नहीं होगी तो मर जाएंगे, रोशनी नहीं होगी तो अब बिल्कुल ये यानी बचत ही नहीं है, ख़त्म है। तो और ये कानून फितरत के ख़िलाफ़ है, ये कानून फितरत के ख़िलाफ़ है, ये तो साइकिल चलता है। तो चलें आज इसी तासुफ़ बरे तबसरे पर हम इख्तिताम करते हैं कि बहरहाल यानी हम शायद पूरी दुनिया की बदतरीन इंतज़ाम के तहत ज़िंदा हैं और इंतहाई सफ़ाकाना इंतज़ाम के तहत ज़िंदा हैं, और शायद कोई इंतहाई काफिराना निज़ाम भी इतना बुरा ना हो जितना बुरा निज़ाम हमारे ऊपर मुसल्लत है कि कहीं कोई वो जैसे हर शाख पे उल्लू बैठा है और हर जगह पे हर शोबे में जुल्म जो है वो जारी है। तो बहरहाल हमें तो इस वजह से उम्मीद है कि इस ख़ित्ते की एक बैकग्राउंड है, 400 साल की एक तजदीदी मसाई है कि जिसको हम नज़रिया पाकिस्तान के उन्वान के तहत जानते हैं। अगरचे कि हमारी अशराफिया उससे बहुत चिढ़ती है, उससे बहुत जो है खार खाती है, लेकिन ये कि उस चीज़ से एक उम्मीद है कि कभी ना कभी जो है सपीदा सहर यहाँ से ज़रूर नमूदार होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते तज़किरा और तबसरा के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।